अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 7 कातिल की चीख। मुसन्निफ है ए हमीद। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 4। रेहान ने पूछा वो क्यों? इमरान ने कहा वो यूं कि मिशकारी को तकरीबकारों के जहाज में सवार होकर इनके साथ जाना होगा और जब तकरीबकारों के जहाज में वो बैठी होगी तो नीचे से इन पर फायरिंग कौन करेगा? मिशकारी जहाज से नीचे तो नहीं उतर सकती। मिशकाली बोली इमरान ठीक कहता है, अब हमें अपनी स्कीम को तब्दील करना होगा। मैं तो तकरीबकारों के साथ जहाज में सवार होंगी, फिर मैं नीचे से मशीन गन से उन पर कैसे फायर करूंगी? और मैं अगर किसी दूसरे जहाज में इनका ताक़ुब करती हूँ तो मैं वक्त पर बॉर्डर पर नहीं पहुँच सकती। मेरे पहुँचने से पहले अगर तकरीबकार पाकिस्तान की सरहद पार कर गए तो फिर इनको पाकिस्तान में तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। इमरान और रेहान सोच में पड़ गए। रेहान ने सोचा कि वाकई सूरत हाल बदल गई है। उसने कहा इसका मतलब है कि तुम्हें इन इंडियन तकरीबकारों को जहाज के अंदर ही हलाक करना है। मिशकारी कहने लगी जहाज के अंदर मैं उन्हें हलाक करती हूँ तो इंडियन इंटेलिजेंस और तुम्हारे जीडी को शक पड़ सकता है कि ये किसी पाकिस्तानी जासूस का काम होगा। वो तुम पर शक कर सकता है क्योंकि इस परवाज की खबर सिर्फ तुम्हें है। इमरान बोला तो फिर क्यों ना हम जहाज क्रैश करवा दें? रेहान जल्दी से बोला लेकिन इस जहाज में मिशकारी भी तो सवार होगी, हम इसे कैसे क्रैश कर सकते हैं? मिशकारी ने मुस्कुराकर कहा तो मेरी फिक्र न करो, जहाज क्रैश होने के बाद मैं जिंदा रहूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। रेहान ने कहा तो फिर ठीक है, इस जहाज को रास्ते में तबाह कर दो, मगर ये काम भारतीय पंजाब के इलाके में होना चाहिए ताकि भारतीय इंटेलिजेंस को ये शक गुजरे कि नीचे से खालिस्तान के हामी सिखों ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि भारतीय पंजाब में इन दिनों सिख इंडिया के खिलाफ जबरदस्त तकरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस ख्याल की तायीद इमरान ने भी की। मिशकारी ने कहा ऐसा ही होगा, अब मैं एयरपोर्ट रवाना हो जाती हूँ। इमरान ने किसी कदर तशवीश से कहा मिशकारी क्या तुम्हें यकीन है ना कि तुमको कुछ नहीं होगा? जहाज क्रैश होने से पहले तुम जहाज से बाहर निकल आओगी। मिशकारी मुस्कुराई। इमरान तुम अभी मेरी ताकतों से वाकिफ नहीं, वक्त के साथ साथ तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या ताकत रखती हूँ। बस सिर्फ भारत माता के तिलिस्म से अभी डरती हूँ क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं और कोई तोड़ अभी मेरे पास नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं भारत माता के तिलिस्म को भी शिकस्त देने में कामयाब हो जाऊंगी। इमरान और रेहान खामोशी से मिशकाली की गुफ्तगू सुन रहे थे। रेहान कहने लगा मिशकाली तुम वाकई बड़ी बहादुर और अजीम औरत हो, हमें तुम पर फख्र है कि तुम हमारे साथ पाकिस्तान की सलामती के लिए इतना काम कर रही हो। मिशकाली ने कहा ये मेरा फर्ज है क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है और मुझे इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत है। रेहान कहने लगा खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। मुझे यकीन है कि तुम्हें इंडियन तकरीबकारों की इस नई जमात को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जेडी एयरपोर्ट पर मौजूद होगा और तुम जेडी की शक्ल से वाकिफ हो। मेरे जाने की तो जरूरत नहीं है। मिशकाली ने कहा मेरे साथ तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, मैं जेडी को पहचानती हूँ, तुम बेफिक्र हो। हाँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम दोनों इस बंगले पर रहना। ये कहकर मिशकाली बंगले से निकली। इमरान और रेहान मिशकाली के मिशन की कामयाबी की दुआ करने लगे और बत्तियां बुझाकर अपने कमरे में सोने चली गए। मिशकाली बंगले से निकलकर सीधी मुंबई के एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए मिशकाली को किसी की इजाजत की जरूरत न थी। इसे तो कोई देख ही नहीं सकता था। वो लॉन्ज में से गुजरकर रनवे पर आई जहाँ एक मुसाफिर जहाज परवास के लिए तैयार था। मिशकाली ने इधर उधर देखा, इसे जेडी कहीं नजर न आया। इसे बताया गया था कि जेडी अपने तकरीबकारों को फौज के खास तैयारी में अमृतसर भेज रहा है। मिशकाली रनवे पर चलती सबसे आखिर में गई तो वहाँ एक फौजी जहाज अंधेरे में खड़ा नजर आया। इसके 2 इंजन थे। जहाज के पास एक ट्रक खड़ा था जिसमें जहाज में तेल डाला जा रहा था। मिशकाली समझ गई यही फौजी जहाज है जिसके जरिए तकरीबकारों को भेजा जा रहा है, मगर इसे वहाँ ना तो जेडी नजर आया ना ही तकरीबकारों की कोई टोली नजर आई। जहाज पर सीढ़ी लगी थी। जहाज के दोनों पायलट नीचे खड़े बातें कर रहे थे। मिशकाली इनकी बातें सुनने उनके करीब आई। एक पायलट कह रहा था इन लोगों को अब तक आ जाना चाहिए था। दूसरा पायलट बोला हाँ, रास्ता बड़ा लंबा है, हमें जो ऑर्डर मिला है इसके मुताबिक हमें सुबह की रोशनी से पहले 6 आदमियों को बॉर्डर के पास गिराना है और 11 तो पहले ही बचने वाले हैं। पहले पायलट ने लाउंज की तरफ देखकर कहा मेरा ख्याल है वो लोग आ गए। मिशकाली ने देखा एयरपोर्ट के लाउंज की तरफ से एक फौजी गाड़ी जहाज की तरफ आ रही थी। गाड़ी जहाज के पास आकर रुकी। सबसे पहले इसमें से जेडी निकला, भारतीय इंटेलिजेंस के चीफ तकरीबकार। जेडी को मिशकाली ने पहचान लिया। वो खुश हुई कि गाड़ी में बाकी तकरीबकार भी सवार थे। ये 6 के 6 पाकिस्तानी लिबास पहने थे, यानी शलवार कमीज। वो पाकिस्तानियों के लिबास में ही पाकिस्तान दाखिल होकर धमाके करने वाले थे, अगरचे ये 6 के 6 हिंदू थे। जेडी ने पायलट के पास आकर कहा सर ये 6 जवान आपके साथ जाएंगे। पायलट ने तकरीबकारों को देखा और कहा हमें सब बता दिया गया है, आप फिक्र न करें, हम इन्हें इसी जगह पैराशूट से गिराएंगे जहाँ नक्शे में हमें बताया गया है। जेडी बोला थैंक यू, अब ये लोग मैं आपके हवाले करके वापस जा रहा हूँ। इसके बाद जेडी ने पाकिस्तान दुश्मन तकरीबकारों के पास जाकर इन्हें कुछ समझाया और तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फौजी गाड़ी इसे लेकर एयरपोर्ट के लाउंज के पास चली गई। पायलट ने तकरीबकारों को जहाज पर सवार होने का इशारा किया। मिशकाली भी इनके साथ जहाज पर सवार हुई। जहाज छोटा था मगर अंदर 15-20 आदमी बआसानी सवार हो सकते थे। मिशकाली ने देखा एक जगह कुर्सियों को हटा दिया गया है। यहाँ जहाज का इमरजेंसी दरवाजा था
जो कि बंद था। इस दरवाजे में से तकरीबकारों को स्पॉट पर पहुंचकर पैराशूटों के जरिए नीचे गिराना था। 6 के 6 तकरीबकार खामोशी से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। वो आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। शायद इन्हें ये हिदायत की गई थी। मिशकाली भी खाली सीट पर जहाज की खिड़की में से लगे गोल शीशे के पास बैठ गई और नीचे देखने लगी। एयरपोर्ट की रोशनियां जब जगमगा रही थी। जो ट्रक जहाज में पेट्रोल डाल रहा था अब वो वापस जा रहा था। जहाज के साथ लगी सीढ़ी हटा दी गई। 2 मिनट बाद जहाज का इंजन स्टार्ट हुआ। जहाज ने आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू किया। फिर वो चलता हुआ रनवे पर आकर एक जगह रुक गया जहां से इसने टेक ऑफ करने के लिए रवाना होना था। तकरीबकारों ने अपनी अपनी हिफाजती पेटियां बांध ली। मिशकाली को हिफाजती पेटी की जरूरत नहीं थी। जहाज रुक गया था। इसका दूसरा इंजन भी स्टार्ट हो गया। जहाज आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा। फिर एकदम से हवाई जहाज कोई 4 मील फी घंटे की रफ्तार से रनवे पर भागने लगा। इसकी रफ्तार तेज से तेज तर हो रही थी। आखिर जहाज इस मुकाम पर पहुंचा जहां से इसको ऊपर उठना था। जहाज ऊपर उठने लगा। रोशनियां नीचे होती गई। फिर जहाज ने रोशनियों के शहर मुंबई के ऊपर एक चक्कर लगाया और इस फिजाई रास्ते पर अपने आप को डाल दिया जो भारतीय पंजाब की तरफ जाता था। जहाज फिजा में एक खास बुलंदी पर पहुंचकर सीधा हुआ और एक नपी तुली रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। मिशकाली उठकर कॉकपिट की तरफ बढ़ गई। कॉकपिट इस जगह को कहते हैं जहां जहाज के पायलट बैठकर जहाज को कंट्रोल करते हैं। दोनों पायलट बैठे वायरलेस पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। मिशकाली बाहर आई। तकरीबकार अभी तक खामोश थे। फिर इनमें से एक तकरीबकार ने जेब से एक नक्शा निकाला और अपने साथियों को दिखाकर बोला, ये वो मकाम है जहाँ हमें पैराशूट से नीचे गिरना होगा। हमारे इंडियन रेजिमेंट के आदमी वहाँ मौजूद होंगे। वो हमें बॉर्डर क्रॉस करवा के पाकिस्तान में दाखिल कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को मैं जो हिदायत दूंगा वही करना होगा। इतने में कॉकपिट में से एक पायलट बाहर आया। इसके साथ एक सिग्नल मैन था। उन्होंने जहाज के अंदर छत के साथ बड़े डब्बों में से बारी बारी 6 पैराशूट बांध दिए। फिर पायलट ने इन्हें कहा, तुम लोग अभी अपनी कुर्सियों पर बैठे रहो। जब वो जगह आएगी जहाँ तुम्हें छलांगे लगानी है तो मैं अपनी निगरानी में तुम्हें छलांगे लगवा दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। ये पैराशूट तुम्हारे नीचे गिरने के 3 सेकंड बाद अपने आप खुल जाएंगी। मिशकाली सब कुछ सुन रही थी। जहाज को क्रैश करने के बारे में इसका जहन बहुत तेजी से सोच रहा था। इसके पास सिवाय एक भरे हुए पिस्तौल के कुछ भी न था। आखिर इसके जहन में एक तरकीब आई। इसने पिस्तौल को जेब में रखा और खामोशी से अपनी सीट पर बैठकर बाहर देखने लगी। ये इंडियन फौजी तैयारा मुंबई से काफी दूर आ गया। 1 घंटे बाद नीचे से कोई शहर गुजरा। नीचे काफी अंधेरा था। इस शहर की रोशनियां सितारों की तरह चमक रही थी। फिर एक और शहर आया। 2 घंटे के बाद जहाज के पायलट की आवाज आई, हम इस वक्त दिल्ली के ऊपर से गुजर रहे हैं। मिशकाली ने नीचे देखा। जगह जगह रोशनियां जगमगा रही थी। जहाज दिल्ली को पीछे छोड़कर भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर की तरफ जा रहा था। जब अमृतसर की रोशनियां पीछे रह गईं तो पायलट ने कॉकपिट से निकलकर तकरीबकारों के पैराशूटों की हुकें एक रस्सी के साथ बांध दी और कहा, सिर्फ बत्ती के जलने पर तुम एक एक करके नीचे कूदो। हमारा सिग्नल मैन तुम्हें खुद नीचे गिरा देगा। सिग्नल मैन इमरजेंसी दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इस दरवाजे को इस वक्त खोला जाना था जब स्पॉट पर पहुंचकर पायलट को नीचे से टॉर्च की सुर्ख रोशनी का सिग्नल मिलता। पायलट कॉकपिट में आ गया। मिशकाली भी कॉकपिट में आ गई। अब इसने पिस्तौल अपने हाथ में पकड़ लिया। दोनों पायलट अपनी अपनी सीटों पर बैठकर सामने देख रहे थे। मिशकाली भी सामने देख रही थी। स्पॉट पर पहुंचने के बाद जहाज फिजा में चक्कर लगाने लगा। मिशकाली ने देखा नीचे एक जगह से जहाज को सुर्ख रोशनी दिखाई दे रही है। ये टॉर्च के सुर्ख सिग्नल थे। इसका मतलब था जहाज से तकरीबकारों के गिराए जाने का वक्त आ गया। एक पायलट ने दूसरे से कहा, इन लोगों को नीचे गिराने का सिग्नल दो। अब मिशकाली के एक्शन का वक्त आ गया। इसने पिस्तौल में गोलियां भर रखी थी। इसने पिस्तौल का रुख एक पायलट की तरफ किया जो तकरीबकारों को नीचे गिराने की सुर्ख बत्ती का बटन दबाने वाला था। इससे पहले कि वो बटन दबाता मिशकाली ने बड़े सुकून से फायर किया। एक धमाका हुआ और पायलट का दिमाग पाश पाश हो गया। दूसरा पायलट घबरा कर उठ खड़ा हुआ कि मिशकाली ने दूसरा फायर कर दिया। दूसरे पायलट की खोपड़ी भी खुल गई और वो वहीं ढेर हो गया। जहाज कंट्रोल से बाहर होने लगा। फायरिंग की आवाज सुनकर सिग्नल मैन कॉकपिट की तरफ दौड़ा। मिशकाली ने इसे भी रास्ते में गोली से उड़ा दिया। रेडियो वैन बुकलाकर जहाज को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ा तो मिशकाली ने इसे भी गोली मार दी। 6 के 6 तकरीबकार की फायरिंग देख के घबरा गए। पैराशूट इनकी पीठ पर बंधे थे मगर दरवाजा अभी नहीं खुला था और अब जहाज बुरी तरह डोल रहा था। तकरीबकार दहशत के मारे वहीं बैठ गए। एक तकरीबकार ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मिशकाली ने इसे भी गोली मार दी। जहाज अब ऊपर से नीचे होने लगा। जहाज को कंट्रोल करने वाला कोई न था। जहाज का मुंह नीचे को हो गया। जहाज रात के अंधेरे में नीचे गिरने लगा। तकरीबकारों की चीखें बुलंद होने लगी। जहाज का अंजर पंजर खड़खड़ा रहा था। मिशकाली जहाज के कॉकपिट में आई। जहाज अब जमीन से टकराने वाला था। मिशकाली ने कॉकपिट का दरवाजा खोला। अंदर हवा का तेज झोंका आया। मिशकाली ने बाहर छलांग लगा दी। वो हवा में तैरती नीचे एक दरख्त से टकराई। दरख्त की शाखों को तोड़ती दरख्त से नीचे आकर गिर पड़ी। इसे किसी किस्म की चोट लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी मिशकाली अपनी जगह से उठ रही थी कि जहाज एक खौफनाक धमाके के साथ जमीन से टकरा गया। इसे आग लग गई। इस आग से सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। जहाज धड़ धड़ जल रहा था। इसके टुकड़े उड़कर दूर दूर जा गिरे। इनके साथ इन 6 भारतीय तकरीबकारों के भी टुकड़े उड़ गए जो पाकिस्तान के शहरों में बम धमाके करने जा रहे थे। मिशकाली एक जगह खड़ी जहाज को आग में जलते देखने लगी। एक तरफ से इंडियन फौज के सिपाही दौड़ते हुए वहां आए और एक दूसरे को आवाज देने लगे। इनके पास आग बुझाने का कोई सामान नहीं था। जहाज अभी तक चल रहा था। जब मिशकाली को यकीन हो गया कि जहाज के साथ 6 के 6 तकरीबकार भी जलकर राख हो गए हैं तो वो वहां से एक तरफ को चलती।
مشکالی کو ہم واپسی کے سفر پر چھوڑ کر عمران اور ریحان کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت رات کے 2:45 بج چکے تھے جب تقریب کاروں کا جہاز گر کر تباہ ہوا۔ عمران اور ریحان اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ انہیں بے فکری تھی کیونکہ انہیں یقین تھا مشکالی اپنے مشن میں کامیاب ہوگی اور صبح واپس آ کر انہیں خوشخبری سنائے گی کہ تقریب کار کو ختم کر دیا گیا۔ عمران اپنے کمرے میں اور ریحان اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ انہوں نے اندر سے دروازوں کی کنڈیاں لگا رکھی تھی، روشنی بھی بجھی ہوئی تھی۔ بنگلے پر پراسرار اندھیرا چھایا تھا۔ اس تاریکی میں سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ ساحل تک آتی اور واپس چلی جاتی۔ چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ گیراج کے اس دروازے پر تالا پڑا تھا جو نیچے صندوقوں والے تہہ خانے میں کھلتا تھا۔ ان صندوقوں میں پراسرار لاشوں کے ڈھانچے تھے جن کے بارے میں ابھی تک عمران، ریحان اور مشکالی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کن لوگوں کی لاشوں کے ڈھانچے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کی لاش کا ڈھانچہ بھی تھا جس کی انگلی کی ہڈی میں سے مشکالی نے نیلے رنگ کا چھلا اتار کر اپنی انگلی میں ڈالا تھا۔ یہ نیلا چھلا ابھی تک مشکالی کی انگلی میں تھا۔ عمران گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی دروازے کو آہستہ آہستہ ٹھک ٹھک کر رہا ہے۔ عمران نے اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا، اندر سے کنڈی لگی تھی۔ عمران نے کان کھڑے کر رکھے تھے۔ دروازے پر پھر کسی نے دستک دی۔ کوئی بڑی آہستہ آہستہ اس پر ہاتھ مار رہا تھا۔ عمران کو خیال آیا کہ مشکالی آ گئی ہے۔ پھر اس نے سوچا مشکالی کو دروازے پر دستک دینے کی کیا ضرورت؟ وہ تو بند دروازے میں صرف گزر سکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ریحان ہو۔ عمران اٹھ بیٹھا، اس نے ٹیبل لیمپ روشن کیا اور آواز دی، ریحان کیا تم باہر ہو؟ باہر گہری خاموشی طاری رہی، کسی نے جواب نہ دیا۔ عمران نے دوسری بار ریحان کو آواز دی، اس بار بھی باہر سے کسی نے جواب نہ دیا اور دروازے پر دستک ہوتی رہی۔ اب عمران کو کچھ خوف محسوس ہونے لگا، کہیں کوئی چور تو نہیں، مگر چور تو کبھی دروازے پر دستک نہیں دیتے، پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ عمران نے سرہانے کے نیچے سے پستول نکال کر ہاتھ میں لیا اور بستر سے اتر کر دبے پاؤں چلتا دروازے کے پاس آیا۔ اس نے دروازے سے منہ لگا کر کہا، کون ہے باہر؟ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ باہر پھر وہی خاموشی چھائی رہی۔ سمندر کی لہروں کی ہلکی ہلکی آواز کے سوا باہر کوئی آواز نہ تھی۔ عمران ایک تجربے کار جاسوس تھا۔ اس کا کام خطروں کا مقابلہ کرنا تھا۔ وہ اس معمے کو حل کرنا چاہتا تھا کہ آخر اتنی رات گئے باہر کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس نے ہمت کر کے کنڈی ہٹائی اور دروازہ یکدم کھول کر پستول تان لیا اور کہا، کون ہو تم؟ باہر برآمدہ خالی تھا، باہر کوئی بھی نہ تھا۔ عمران اب اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ کیا یہ کوئی بھوت تھا؟ مگر عمران بھوتوں کا قائل نہ تھا۔ وہ پستول ہاتھ میں لیے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، برآمدہ دونوں طرف سے خالی تھا۔ وہ گیلری کے پاس آ گیا، جہاں کر نیچے لان میں دیکھا، وہ دوسری منزل پر تھا۔ بنگلے کا لان سنسان تاریک رات میں ویران پڑا تھا۔ عمران نے اس آواز کو اپنا وہم سمجھا، کمرے میں واپس آ گیا۔ اس نے یہی خیال کیا کہ یہ آوازیں اس خواب میں سنی ہوں گی۔ وہ نیند میں ہی اٹھ کر باہر گیا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی نیند کی آواز ہو۔ اس نے دروازے کو کنڈی لگائی، ٹیبل لیمپ بجھا دیا، پلنگ پر لیٹ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ 1-2 منٹ کے لیے اس نے اپنے کان کھلے رکھے، پھر اسے نیند آ گئی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ اچانک عمران کی ایک بار پھر آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پلنگ کو زور سے ہلایا ہو۔ عمران ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ سمجھا کہ بہت جالا گیا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل لیمپ چلایا اور غور سے دروازے، دیوار اور چھتوں کو اور ان سے لٹکتے پنکھوں کو تکنے لگا۔ پنکھا اپنی جگہ بالکل ساکت تھا۔ اگر وہ جال آتا تو چھت کا پنکھا ضرور تھوڑا بہت ہلتا، مگر پنکھا اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ لیکن عمران کو پوری طرح احساس تھا کہ اس کا پلنگ زور سے ہلا ہے۔ عمران 2-3 منٹ پلنگ پر خاموش بیٹھا رہا۔ بند دروازے کے پیچھے سمندر کی لہروں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، اس کے علاوہ باہر کوئی آواز نہ تھی۔ عمران نے ایک بار پھر اس کو اپنا وہم اور خواب کی حالت خیال کیا۔ ٹیبل لیمپ بجھا کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اندھیرے کمرے میں پلنگ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر پھر وہی ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی۔ اب تو عمران کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، ضرور باہر کوئی موجود ہے۔ اس نے پستول اٹھایا، تبھی پاؤں دروازے کے پاس آ کر ایک دم دروازہ کھول دیا۔ ایک سنسناتا ہوا ٹھنڈا ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرا کر گزر گیا۔ باہر کوئی بھی نہ تھا۔ برآمدہ رات کی دھندلی پھیکی نیلی روشنی میں سنسان تھا۔ عمران بالکل چپ چاپ وہاں کھڑا رہا، ویران برآمدے کو تکتا رہا۔ جب وہ واپس کمرے میں مڑنے لگا تو اسے ایک کمزور آواز سنائی دی۔ آواز کسی عورت کی تھی، جیسے دور سے آ رہی ہو، تہ خانے میں آؤ، تہ خانے میں آؤ۔ عمران بت بنا اس آواز کو سنتا رہا۔ 3 بار آواز بلند ہو کر خاموش ہو گئی۔ عمران نے نیچے جاتی سیڑھیوں کو غور سے دیکھا۔ اسے دروازے میں ایک دھندلا سا سایہ نظر آیا۔ عمران آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب پہنچا۔ قریب جا کر وہ سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا۔ عمران وہیں رک گیا۔ اسے ایک بار پھر اس عورت کی آواز سنائی دی، تہ خانے میں آؤ، تہ خانے میں آؤ۔ عمران سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ جو سیڑھیاں اترتا پراسرار سایہ نیچے ہوتا جاتا، یہاں تک کہ عمران سیڑھیوں سے اتر کر پہلی منزل کے برآمدے میں آیا۔ پراسرار سایہ گیراج کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سایہ کی شکل واضح طور پر اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر پا رہا تھا، مگر یہ وہ صاف دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی عورت کا سایہ تھا۔ عمران گیراج کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ اس معاملے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ گیراج کے دروازے میں آیا تو سایہ گیراج کے اندر چلا گیا۔ گیراج میں اندھیرا تھا، اس کی بتی نہیں جل رہی تھی۔ انسانی سایہ دروازے کے پاس کھڑا تھا جس پہ تالا لگا تھا اور جو نیچے انسانی ڈھانچوں کے صندوق والے تہ خانے میں کھلتا تھا۔
इमरान ने जल्दी से गैरेज की बत्ती जलाने के लिए बटन दबाया, मगर बिजली का स्विच का बटन अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिल सका, बिल्कुल ऐसे जैसे वो पत्थर का हो गया हो। इमरान ने 2-3 बार कोशिश की कि ये स्विच के बटन को दबाए, मगर बटन अपनी जगह से जरा भी न हिला। गैरेज में अंधेरा छाया रहा। पुलिसरार इंसानी साया गैरेज के दरवाजे पर खड़ा रहा। इमरान पिस्तौल हाथ में लिए गैरेज के दरवाजे की तरफ गया। इंसानी साया बंद दरवाजे में से दूसरी तरफ गैरेज के नीचे जो तहखाना था इसमें गायब हो गया। इमरान ने दरवाजे का ताला खोल दिया और अंदर झांक कर देखा। तहखाने में खूब अंधेरा था। अचानक एक मोमबत्ती अपने आप रोशन हो गई। इसकी धीमी धुंधली रोशनी में सामने दीवार के साथ रखे लोहे के बड़े बड़े संदूक नजर आने लगे, जिनमें इंसानी लाशों के ढांचे थे। इमरान ने हौसला न हारा। इसकी वजह यह थी कि इस पुलिसरार, इंसानी साए और लड़की की आवाज का मामला हल करने का वो फैसला कर चुका था। इमरान गैरेज के तहखाने में गया। इसने मोमबत्ती एक तरफ रख दी। मोमबत्ती दीवार के साथ यूं लगी थी जैसे किसी ने इसे अपने हाथ में थाम रखा हो। अभी से लड़की का साया नजर नहीं आ रहा था। इमरान ने आहिस्ता से पूछा, यहाँ कौन है? इस लड़की की कमजोर आवाज सुनाई दी, मुझे संदूक से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। इसके साथ ही मोमबत्ती एकदम बुझ गई और अंधेरे में तहखाने में इंसानी चीखों की आवाजें बुलंद होने लगी। इन चीखों में इस लड़की की चीख की आवाज भी थी। ये आवाजें इतनी डरावनी और बुलंद थी कि खौफ के मारे इमरान को पसीना आ गया। घबराहट में ऊपर तले इसने 4-5 फायर कर दिए, मगर इंसानी चीखों की डरावनी आवाज में कोई कमी न हुई, बल्कि चीखों की आवाजें और ज्यादा भयानक और बुलंद हो गईं। इमरान तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ा। गैरेज से निकलकर वो अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। इंसानी चीखों की आवाजें इसके पीछा कर रही थीं। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गैलरी में आया, चीखें इसके पीछे आ रही थीं। इमरान अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय रेहान के कमरे की तरफ भागा। इसने जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारना शुरू किए। रेहान को आवाज देने लगा। दरवाजा खुल गया। चीखों की आवाजें बंद हो गईं। रेहान के कमरे में अंधेरा था। इमरान का सांस फूला था। इसने लपक कर बत्ती जलाई। कमरे की रोशनी में इमरान ने रेहान के बिस्तर की तरफ देखा तो दहशत के मारे इसकी चीख निकल गई। पिस्तौल इसके हाथ से गिर पड़ा। इमरान ने रेहान के बिस्तर पर क्या देखा, ये जानने के लिए सुनिए जल्द नंबर 8।